उस दिन उस दिन मेरे बेटे ने मेरे से पूछा, आयुष नाम है उसका, क्लास 8th में है वो इस साल। वो पूछता है कि पापा, आप ऑनलाइन मीटिंग करने जा रहे हो ना? तो मैं बोला हाँ बेटा, ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है, प्रेजेंटेशन होने वाला है। अच्छा, तो उसमें तो आपको केवल चेहरा दिखने वाला है, तो आप पूरा तैयार होकर के क्यों बैठते हो इसमें, बोले। तो मुझे भी हंसी आ गई। मैं बोला हाँ बेटा, चेहरा दिखता जरूर है, लेकिन जब मैं आईने में अपने आप को देखता हूँ तो मुझे वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं एक कार्यशाला ले रहा हूँ, मैं एक प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ। तो एक वो भाव कि मुझे अपने आप को पता है कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूं कि नहीं हूं इस कार्यशाला के लिए। तो उस उद्देश्य से मैं अपने आप को पूरा तैयार करता हूं, है ना, पूरा जैसा होना चाहिए। एक हम कार्यशाला में जैसे जा रहे हैं तो उस तरीके से हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें और वो भाव अपने अंदर से आए, वो मनोभाव जो है वो अपने अंदर से हमको कॉन्फिडेंस दे कि हम ये जो कार्यशाला करने वाले हैं या इस कार्यशाला को जो सुनने वाले हैं मेरे उसको को पेन और वो दे देना वो दीदी। वो मेरे अंदर के भाव में आए। तो इसलिए मैं इस कार्यशाला को ऐसे अटेंड करता हूँ। ठीक है, तो ये तो हुई वो बच्चे की बात जिसने मेरे से क्वेश्चन पूछा, आयुष ने। दूसरा जो एक इंसिडेंस है वो एक स्टोरी है एक मूवी का। आप लोग मूवी देखते होंगे, एक मूवी मैंने भी देखी है, वो है फरारी की सवारी। फरारी की सवारी में जो बेटा होता है, बेटे और बाप की ही कहानी है वो भी, पूरी स्टोरी। जो बेटा है वो एक क्रिकेटर बनना चाहता है, उसके पिताजी जो है उसको पूरी मेहनत करते हैं उस क्रिकेटर बनाने में। तो उसमें एक इंसिडेंट होता है, क्या होता है कि जो दोनों बाप और बेटे जो है वो एक स्कूटर से जा रहे होते हैं, और स्कूटर में जाते जाते उनके पिताजी से अचानक से वो रेड लाइट को नहीं देख पाते हैं और वो क्रॉसिंग क्रॉस करके चले जाते हैं। तो जैसे ही रेड लाइट को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जाते हैं, बेटा याद दिलाता है, पापा आपने तो रेड लाइट क्रॉस कर ली, वहां पे कोई पुलिस वाला नहीं होता है जो इसको चेक कर सके, है ना। तो रेड लाइट क्रॉस कर ली, तो बेटे को पिता को लगता है कि हाँ मैंने गलत कर लिया है कुछ। तो वो क्या करता है, वो जैसे ही आगे चौक पे जाता है, अगले चौक पे जाता है, और वहां पे जो ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है उसको बोलता है कि भैया भैया, मैंने पिछले पिछले वाले जो चौराहे है उस पे मैंने रेड लाइट क्रॉस कर ली। तो वो ट्रैफिक वाला भी उस पे हंसने लगता है कि रेड लाइट क्रॉस कर ली, तुमको किसी ने देखा नहीं तो तुम कुछ चले जाओ, क्यों मेरे पास आए हो बताने के लिए। तो वो पिताजी जो बोलते हैं वो बोलते हैं, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे कोई देख रहा था। ट्रैफिक पुलिस वाला बोलता है, लेकिन मैं तो वहां पे था नहीं, तुमको देख कौन रहा था, बोले। वो बोलता है कि नहीं, मुझे जो है मेरा बेटा देख रहा था, और वो वही करेगा जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, है ना। मैं आपके पास आया हूँ, उस रूल को मैंने तोड़ा था, वो उसने मुझे देख लिया, और मैं उस रूल को, उस गलती को सुधारने आया हूँ, उसको भी मेरा बेटा देख रहा है। तो मैं इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि कोई मुझे देख रहा है ना, और वो मेरे जैसा बनने की कोशिश करेगा, वो मुझे आदर्श मानता है। तो ऐसे ही हम सब होते हैं, हम सब जब इस कार्यशाला से जुड़े हैं तो एक पहला भाव ये कि हम अपने आप को जानने की कोशिश करें और हम अपने आप के प्रति ईमानदार बने, और दूसरा भाव ये कि हम अपनी व्यक्तित्व से किसी और को भी प्रेरणा देते हैं, तो उसको भी उसके प्रति भी हम ईमानदार रहें और अपने व्यक्तित्व से उसको प्रभावित कर रहे हैं, ये जान करके हम इस कार्यशाला से जुड़े। तो ये दो भाव मैं आपको बताना चाह रहा था, और इसके बाद हम अपनी कार्यशाला को प्रारंभ करते हैं। कार्यशाला का अ, विषय क्या है, तो वो है विद्यार्थी जीवन में व्यक्तित्व व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर द स्टूडेंट। स्कूल के बच्चों के लिए हम इस टॉपिक को पहले लेकर के चल रहे हैं कि स्कूल में अगर आप जा रहे हैं तो कैसे छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, कैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के माध्यम से वो चीजें हम बच्चों को बताएं जो उसके जीवन के लिए उपयोगी है। वह चीजें जो उसके स्कूल में किताबी नॉलेज से बढ़कर के है। स्कूलों में किताबी नॉलेज दिया जाता है, स्कूलों में बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती है, लेकिन एक ये जो स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट है, एक जो ये अध्यात्म वाला पार्ट है, वो कहीं ना कहीं आजकल स्कूलों में मिसिंग होता है। और उसको हम पूर्ण करने के लिए इस कार्यशाला के माध्यम से जाते हैं, बच्चों को बताते हैं कि उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए और भी क्या चीजें जरूरी है। व्यक्तित्व के विकास के लिए हम ऐसी कौन सी चीजें हैं जो स्कूलों में नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम यहाँ पर सीख रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि इसको हम बच्चों तक पहुंचा सकें। बच्चों तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है कि हम इस कार्यशाला के माध्यम से, मैंने आपको एक ये वाली पिक्चर दिखाई थी लास्ट टाइम, कौन सी, ये वाली, है ना, कि एक मूर्ति है जिसमें एक पत्थर है जिसको अगर एक मूर्ति का स्वरूप देना है तो उस छीनी और हथौड़ी की जरूरत पड़ती है। छीनी और हथौड़ी से ही उसको हम ठोक करके, उसको हम खुरेद करके, उसको हम तराश करके एक मूर्ति का स्वरूप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हथौड़ी और छीनी तो हम पकड़ाने का काम यहाँ से कर सकते हैं। आपको हम ये कार्यशाला दे करके
आपको हम बता सकते हैं कि क्या क्या चीजें कैसी करनी है, कैसे स्टोरी सुनानी है ना। हम आपको चीजें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लेकिन आगे बढ़कर के करने का काम आप ही का है ना। अगर हम आगे नहीं बढ़ते हैं और इस कार्य को आगे नहीं करते हैं तो फिर हम उसी जगह पर रह जाएंगे जहां पर ये पत्थर रह जाएगा, मूर्ति का स्वरूप उसको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हम आपसे अपेक्षा भी करते हैं कि आप 1000 भर से ज्यादा इस ग्रुप में जुड़े हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन जब देने की बारी आती है तो बहुत कम लोग सामने आते हैं। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में, जितने ज्यादा लोग हो सके, इस प्रेजेंटेशन का पार्ट बनिए, और ऑडियो वीडियो जो हम बोलते हैं कि आप भेजिए, तो आप उसको बना करके भेजने की कोशिश करिए, तभी इस कार्यशाला का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। ठीक है, चलिए आज के प्रेजेंटेशन की ओर बढ़ते हैं हम। इस आज का प्रेजेंटेशन जो है वो पिछले बार हमने ये 6 स्लाइड पे बात की थी, है ना। पहला स्लाइड जो था एक पेंसिल का एग्जाम्पल मैंने दिया था, दूसरे में अपने इसमें मूर्ति के रूप में हमने इसको समझने की कोशिश की थी कि व्यक्तित्व निर्माण क्यों जरूरी है और परिष्कार किसको कहते हैं। तीसरे स्लाइड में हमने आईने के माध्यम से समझा था कि हम बच्चों को कैसे समझाएं कि आप अपने जीवन में कितने महत्वपूर्ण हो, है ना, आप इस संसार में कितने महत्वपूर्ण हो। फिर हमने पर्सनालिटी का मतलब समझा था, और फिर व्यक्तित्व को समझा था कि व्यक्तित्व एक्चुअल में होता क्या है। ये जो 6 स्लाइड है, और आज हम 5 स्लाइड पे डिस्कशन करेंगे। ये 6 और 5 11 स्लाइड्स के बाद में अगली क्लास में हम लोग कुछ डाउट सेशंस रखेंगे, जिसमें आपके जो कुछ डाउट्स हैं, जो कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम इस स्लाइड तक पहुंचे थे जिसमें हमने स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई बात को हमने कहा था कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस डिविनिटी इज द अल्टीमेट एम ऑफ द पर्सनालिटी रिफाइनमेंट प्रोग्राम, है ना। कि हर सोल जो है वो क्या है, दिव्य होता है। हम जब जन्म लेते हैं तो हम एक दिव्य आत्मा के साथ जन्म लेते हैं, और उसकी दिव्यता को बनाए रखने के लिए हम ये पर्सनालिटी रिफाइनमेंट प्रोग्राम को चलाते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, लेकिन 8 से 9 लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया, वो खीर वाली स्टोरी मुझे किसी ने सुनाई नहीं, है ना। तो शायद वो खीर वाली स्टोरी आपको पसंद नहीं आई, तो मैं आपको दूसरी स्टोरी आज सुनाता हूँ, जो इस क्यों शब्द को यहाँ पे सार्थक करता है, कि हम बच्चों के बीच में ये पर्सनालिटी रिफाइनमेंट प्रोग्राम लेकर के क्यों जा रहे हैं, बच्चों को इसकी आवश्यकता क्यों है ना। तो इसको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप समझिएगा। स्टोरी किसकी है, एक शेर की है, एक शेरनी की है। एक जंगल होता है, और उस जंगल में एक शेरनी थी। वो शेरनी जो है वो प्रेग्नेंट रहती है, गर्भवती रहती है। तभी उस जंगल में एक घटना होती है कि एक शिकारी आता है, और वो शिकारी उस शेरनी पे बाण चलाता है। ठीक है, उस बाण वह बाण जो है वो शेरनी को जाकर के लगता है, वो घायल हो जाती है, और घायल अवस्था में ही वो अपने बच्चे को जन्म देती है, और उसके बाद वो शेरनी मर जाती है। ठीक है, अब वो जो बच्चा है, शावक है, वो उस जंगल में अकेला रह जाता है। तभी वहां पर एक हिरणों का झुंड आता है, वहां पर एक हिरणों का झुंड आता है। उस हिरणों के झुंड को, हिरणों को उस शावक पर दया आ जाती है। वो सोचते हैं कि अगर हम इसको नहीं पालेंगे, अगर हम इसको लेकर के नहीं जाएंगे, तो कोई ना कोई जंगली जानवर आएगा और वो इसको खा जाएगा। तो उस दया के कारण वो उस शेर को अपने साथ ले जाते हैं, उस शावक को अपने साथ ले जाते हैं, और उसको अपने साथ पालने लगते हैं। अब क्योंकि वो शावक उस हिरणों के झुंड के साथ रहता है, तो वह क्या करता है, उन्हीं की तरफ मस्ती करने लगता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वैसे वैसे वो घास खाने लगता है, वैसे वैसे वो उछल कूद करने लगता है। वो हिरणों की तरह ही वो सारी चीजें करता है जो हिरण अपने दैनिक जीवन में करते हैं, क्योंकि वो उनके साथ रह रहा होता है ना। तो ऐसे ही वो धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है, और वो शेर बन जाता है। शेर मतलब वो बड़ा होकर के बड़ा हो जाता है, शेर की तरह बड़ा हो जाता है। अब उस जंगल में एक और दूसरी घटना होती है। बहुत दिनों बाद एक शेरों का झुंड जो है वो उन हिरणों पर आक्रमण कर देता है। शेरों का झुंड उन हिरणों पर आक्रमण कर देता है। तो सारे हिरण इधर उधर भागने लगते हैं, इधर उधर दौड़ने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और उन हिरणों के साथ में वो शेर का बच्चा जो बड़ा हो गया था वो भी भागने लगता है। तो इसे देख करके शेरों को बड़ा आश्चर्य होता है, यार हमको देख करके हिरण भाग रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आता है कि वो हमसे डर रहे हैं, ये शेर हमको देख करके क्यों भाग रहा है। तो जो शेरों का राजा होता है वो बोलता है कि यार उन हिरणों को छोड़ दो, वो जो शेर शेर का बच्चा है, जो शेर है, उसको पकड़ करके लाओ, उससे पूछेंगे हम कि वो हमें देखकर क्यों भाग रहा है। उसको पकड़ करके लाते हैं और पूछते हैं कि बताओ, हिरण भाग रहे हैं, ठीक है, तुम हमें देख करके क्यों भाग रहे हो।
तो वो क्या बोलता है, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मैं हिरण हूं, मैं हिरण हूं। तो शेर बोलते हैं कि नहीं तुम हिरण नहीं हो, चलो हम तुमको लेकर के चलते हैं। तो उसे लेकर के चलते हैं और एक तालाब के किनारे, एक नदी के किनारे उसको ले जाकर के उसकी परछाई उसको उस तालाब में दिखाते हैं। तो वो देखता है कि अरे हाँ, मैं तो शेरों के जैसा दिख रहा हूँ, मैं शेरों के जैसा दिख रहा हूं, तो मैं तो शेर हूं, मैं हिरण नहीं हूं। उस दिन वो अपनी जो दहाड़ है वो जो भूल गया होता है कि वो दहाड़ भी सकता है, वो उस दिन अपनी दहाड़ दहाड़ को वापस पाता है और दहाड़ता है जोर से शेर की तरफ। तो ये कहानी उस शेर की है जो अपनी पहचान भूल गया होता है। ऐसे ही हम सब बच्चे भी हैं, आप जो बच्चे हो आप लोग भी एक सोसाइटी में रह रहे हो, अपने आसपास के परिवेश में रह रहे हो, और धीरे धीरे एक भीड़ का हिस्सा हम बनने लगते हैं, हम वही करने लगते हैं जो बाकी सब लोग कर रहे हैं। तो हमें आपको अपनी पहचान अगर भीड़ से अलग बनानी है तो आपको कुछ अलग करना होगा, आपको कुछ हम जो बता रहे हैं उस मार्ग पे चलना होगा। तो अपनी पहचान, अपने आप को आदर्श के रूप में अगर आपको प्रस्तुत करना है तो आपको भीड़ से हट करके चलना होगा, उस हिरणों के झुंड में अपने आप को पहचानना होगा कि आप हिरण नहीं हो, आप क्या हो, आप शेर हो। तो आपको शेर की पहचान दिलाने के लिए हम इस पर्सनालिटी रिफाइनमेंट प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को अपनी इस प्रोग्राम की महत्ता को समझाइए कि आप उसके पास क्यों आए। ठीक है, तो ये तो हुई वही पिछले वाली स्लाइड का पहला आखिरी स्लाइड था ये पिछले प्रेजेंटेशन का। आगे हम चलते हैं। तो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति कैसे होती है, हम जिस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, हम जिस व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं किसी और के बारे में, चाहे वो व्यक्तित्व गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में हो, चाहे वो व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद के बारे में हो, चाहे वो व्यक्तित्व किसी नेगेटिव पर्सन के बारे में हो, है ना, हम हर किसी के व्यक्तित्व जब भी बात करते हैं तो वो व्यक्तित्व होता है, उसका व्यक्तित्व होता है। और वो व्यक्तित्व बनता कैसे है, तो व्यक्तित्व तीन माध्यम से बनता है। बच्चों को ये बिल्कुल अच्छे से घुसाइए उसके दिमाग में कि व्यक्तित्व जो है वो तीन कारणों से बनता है, वो है चिंतन, चरित्र और तीसरा व्यवहार। चिंतन, चरित्र और व्यवहार। एक सेंटेंस हम लोगों ने सुना है, एक वाक्य हम लोगों ने सुना हुआ है कि मनुष्य जैसा सोचता है वह वैसा ही व्यवहार करता है और उसका चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। तो इस क्रम में आपको मैं फिर से ये लाइन बोल रहा हूं, आप लोगों में से कोई एक आंसर दीजिएगा कि मनुष्य जैसा सोचता है वह वैसा ही व्यवहार करने लगता है और उसका चरित्र वैसा ही बन जाता है। तो इन तीन बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जैसा चिंतन। चिंतन, बहुत बढ़िया है ना, उसकी सोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सोचता कैसे है। ठीक है, तो सोचता कैसे है मनुष्य, जो चीज को दिन भर चिंतन करता है उसी को वो अपने दैनिक दिनचर्या में कन्वर्ट करता है और वही उसकी धीरे धीरे हैबिट और आदत बनती है। ये हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि मनुष्य जिस काम को 40 दिन तक लगातार करता है वो उसकी हैबिट बन जाती है, और वो 40 दिन तक उसी काम को करता है जिस चीज को वो चिंतन करता है, जिसको वो सोचता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई चिंतन की। लेकिन इस चिंतन के पीछे काम क्या कर रहा है? मन और बुद्धि, है ना। हमारा मन ही मन और बुद्धि मिलकर के किसी चिंतन को बनाते हैं, किसी सोच को बनाते हैं। अब एक ये मन है, इस मन की गति कैसी होती है बताइए भला मुझे, बच्चों के हिसाब से समझाना है तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं समझाएंगे, लेकिन ऐसा समझाएंगे कि वो उसके मन पे इम्पैक्ट पड़ जाए। ठीक है, मन की गति कैसी होती है, ऊपर होती है कि नीचे होती है? आप लोगों में से कोई एक आंसर दीजिए। नीचे मन होती है। नीचे होती है, बहुत बढ़िया। कई बच्चे बोलते हैं कि मन की गति ऊपर होती है, तो मन की गति नीचे होती है। अगर कोई ऊपर बोलता है तो आप उसको बताइए कि ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पर 1 घंटे के लिए मेडिटेशन करने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, तो आपका मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा, है ना। और अगर मैं समझी नहीं, मन की गति नीचे होती है का मतलब क्या हो? हाँ, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ दीदी, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मन अच्छा। की गति नीचे होती है। मन की गति नीचे कैसे होती है? जैसे एक पानी को हम पहाड़ से फ्लो कराएंगे तो वो नीचे की तरफ बहता है ना, बस वैसा ही मन भी है। मन की गति नीचे इसलिए होती है क्योंकि अगर हम अपने मन को मेडिटेशन करने के लिए 1 घंटा बोलेंगे तो वो मन नहीं लगता है। मैक्सिमम लोगों का मन नहीं लगता है, बच्चों का तो लगता ही नहीं है ना। लेकिन उसी 1 घंटे में मैं बच्चों को बोलो कि चलो आप वीडियो गेम खेल लो, चलो आप मोबाइल गेम खेल लो, चलो एक अच्छी सी मूवी देख लेते हैं, तो ये बच्चा आराम से कर लेता है। इसका मतलब वो काम जिसको करने में बच्चे को मजा आता है, वो काम जिसको करने में हमको मजा आता है, वो काम हमारे लिए इजी है,
उसमें मन लगता है। और वो काम जिसको करने में हमको कष्ट होता है, जिसको हमको अपने शरीर को कष्ट देना पड़ता है या मन को कष्ट देना पड़ता है, उस काम को करने में हमारा मन नहीं लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मन की गति जो है वो क्या है, नीचे की ओर है। हमारा मन वही काम करने में आ, मन करता है जिसमें हमको मजा आता है। ठीक है। अब मन को कंट्रोल कैसे करें, तो मन को समझना है तो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। एक जो सबसे पहली क्लास में भी मैंने स्टोरी सुनाई थी कि एक घोड़ा है, बहुत सारे घोड़े एक रेस में दौड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे घोड़े एक रेस में दौड़ते हैं और उस रेस में एक घोड़ा जीत जाता है। ऑब्वियस है कि एक ही घोड़ा जीतेगा। ठीक है। अगले दिन मैं उस घोड़े को फिर से दौड़ाता हूं उसी रेस में, लेकिन वो घोड़ा नहीं जीतता है। बताइए क्यों नहीं जीतता? उसी घोड़े को उसी रेस में अगले दिन मैं फिर से दौड़ाता हूं, लेकिन वो घोड़ा नहीं जीतता। वो सोचता है मैं तो ओवर जीत ही जाऊंगा, वो कोशिश नहीं ओवर करता उतनी। कॉन्फिडेंस। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है घोड़े को। बताइए। हाँ ठीक है, चलो हाँ, एक आंसर एक आपने उस दिन बताया था कि उसका सवार नहीं होता है इसलिए वो पीछे रह जाता है। सर भैया जी आप उसके मत बताइए, बच्चे को बताने दीजिए। तो मैं भी तो बच्चा हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन आप सही आंसर दे दिए ना, मेरे को गलत आंसर सुनने में मजा आ रहा था। ठीक है। क्या बोला आपने कि उसको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो, ये सब जो है ना मनुष्य के अंदर आता है। जानवरों के अंदर आप कभी नहीं देखोगे कि गैया कभी नहीं बोलेगी कि आज मैं दूध नहीं दूंगी, आज मेरे अंदर घमंड आ गया है ना। तो ये सब चीजें मनुष्य के अंदर आती है क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान से ही अहंकार की वृद्धि होती है। ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा डीप हो जाता है। तो हमको क्या समझ रहे थे कि वो घोड़ा जो है वो अगले दिन क्यों नहीं जीतता, क्योंकि मैंने उसके ऊपर से घुड़सवार को हटा लिया है। उसके चालक को, जो उसको चाबुक मार मार के चला रहा था, उसको मैंने हटा लिया है। तो अब वो घोड़ा कैसे जीतेगा? वो घोड़ा घास खाएगा ना, क्योंकि उसको घास पसंद है, वो दौड़ेगा थोड़ी अपने आप से। ठीक है, तो वो घोड़ा भी वही करता है, वो घोड़ा घास खाने लगता है। वैसा ही हमारा मन भी है। हमारा मन इतना चंचल है कि जब हम उसको खुला छोड़ते हैं तो वो भटकता है, वो आसपास के वातावरण को देखकर प्रभावित होता है, वो मोबाइल की तरफ जाता है, वो फेसबुक की तरफ जाता है, वो व्हाट्सएप की तरफ जाता है, वो टीवी में जो मनोरंजन की चीजें परोसी जा रही है उसकी तरफ जाता है। और जब हम मन को कुछ काम देते हैं तो वो मन उसमें लगता है। अगर हम मन को किसी एक लक्ष्य की तरफ, कोई एक लक्ष्य दे देंगे कि आज मुझे ये काम करना ही है रात तक, है ना। जब आप किसी प्रोफेशन में होते हो, आप में से बहुत सारे लोग कोई प्रोफेशन कर रहे होंगे, आपको जब कोई काम दिया जाता है तब आप उस समय मनोरंजन की बात नहीं सोचते हो, आपको वो करना पड़ता है ना। तो इसी तरीके से बच्चों, आप लोग को भी, मतलब जो बच्चे हैं उनको भी कोई ना कोई काम आपको लेना पड़ेगा, आपको कोई एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, तब आप उस चिंतन को पॉजिटिव साइड में रख सकोगे। ठीक है। ये चिंतन हर किसी को अलग अलग होता है और हर कोई अलग अलग तरीके से सोचता भी है। एक छोटी सी स्टोरी मैं और आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ कि एक जंगल होता है, उस जंगल में एक एक राजा था। जो राजा है वो अपने नगर से दूर एक बहुत सुंदर एक बहुत सुंदर गार्डन का निर्माण करता है, उद्यान का बनाता है, और उस उद्यान में वो सारी भव्य चीजें रखता है जो एक मनुष्य को चाहिए। वो उस गार्डन में पूरे इक्विपमेंट्स जितने एक्सरसाइज के होते हैं वो सारे लगा करके रखता है। उस उद्यान में वो एक पिरामिड वाला एक बढ़िया सा मंदिर बना करके रखता है, जहां के ऊपर जाकर के कोई आसन लगा करके ध्यान कर सकता है। वो वहां पर बहुत सारे फूल पौधे लगाता है, पूरा हरा भरा वो गार्डन को बनाता है, और जितनी अच्छी फैसिलिटीज उस गार्डन में हो सकती है वो देता है। ठीक है। और उसी गार्डन में फिर एक पहरेदार को रखता है और बोलता है कि मैं 1 महीने बाद आऊंगा और इस 1 महीने के बाद यहाँ पर आपसे पूछूंगा कि यहाँ कौन कौन आया था और उसने क्या क्या कहा। ठीक है, बोलता है। अब वो 1 महीने बाद आता है और उस पहरेदार से पूछता है कि बताओ यहाँ पर कौन कौन आया था। तो वो बताता है कि यहाँ पर सबसे पहले एक विद्यार्थी आया था, उस विद्यार्थी ने कहा कि ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पर मैं एकांत में पढ़ाई कर पाया, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। दूसरे दिन यहाँ पे एक चोर आया था, उसने कहा कि ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पर मैं अपनी चोरी की हुई चीजों को आराम से छुपा पाया, किसी ने मुझे पकड़ा नहीं और मैं अपनी वापस चीजों को ले गया। उसके बाद यहाँ पर एक म्यूजिशियन आया था, संगीतज्ञ आया था, वो यहाँ पर उसने कहा कि ये जगह बहुत अच्छी है, मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें मतलब यहाँ पर मैं अपनी प्रैक्टिस कर सका और यहाँ पे बहुत तल्लीनता के साथ मैं प्रैक्टिस कर सका, मेरा मन बहुत अच्छे से यहाँ पर लगा। और यहाँ पर वैसे ही कुछ डाकू आए थे, उनको भी ये जगह बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे कुछ साधु आए थे जिन्होंने यहाँ पे ध्यान किया, उनको भी ये जगह बहुत अच्छी लगी।
तो ये जगह तो एक ही थी ना, फर्क किस चीज का था? फर्क किस चीज का था? सबके लिए वही इक्विपमेंट थे। कुछ वहां पे एक्सरसाइज करने वाले पहलवान आए थे, उनको भी वो जगह बहुत अच्छी लगी क्योंकि वहां पे एक्सरसाइज के सारे इक्विपमेंट थे। तो सबके लिए जगह एक ही थी, लेकिन फर्क किस चीज का था? फर्क उनके कार्यों के, उनकी एक्टिविटीज, कार्यों का, उनकी एक्टिविटीज का था, उनके व्यक्तित्व का था, उनके सोच का था, है ना, उनके चिंतन का था। उनके चिंतन का था। जिसने जिस चिंतन के साथ उन चीजों का यूज किया, उसने उस चीज को अच्छा पाया। तो वैसा ही हमारा मन भी है। हम अगर अपने चिंतन को अच्छी चीजों की तरफ लगाएंगे तो वो हमको अच्छी लगेगी। हमको 24 घंटे भगवान ने वही दिए हैं, हमको दिन और रात वही दिए हैं, हमको शरीर वैसा ही दिया है जैसा सबका शरीर है। तो हमको सारी चीजें वैसी ही मिली है। हो सकता है किसी को परिवार या किसी को कुछ ऊपर नीचे मिला हो, लेकिन हमको भगवान ने जो चीजें दी है वो सबको एक जैसी दी है। बारिश होती है तो सब पे एक जैसे बारिश होती है, धूप होती है तो सबके लिए एक जैसे धूप होती है। तो हमको सबको एक ही जैसी चीजें मिली है, लेकिन जिसका चिंतन अच्छा रहा वो आगे बढ़ गया, वो आदर्श बन गया। ठीक है। और जिसका चिंतन खराब हुआ उसको हम खराब व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं। तो बच्चों, आप कौन सा व्यक्तित्व चुनना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। अच्छा व्यक्तित्व चुनना है तो आपको अच्छे चिंतन की तरफ बढ़ना है। इतना हमने उसको समझाया। और जो जैसा सोचता है वैसा ही उसका व्यवहार होता है। व्यवहार के लिए हम गुरुदेव की एक ही बात बोलते हैं कि आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करिए जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, या दूसरों के साथ वह व्यवहार मत करिए जो आपको अपने लिए पसंद नहीं है। ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। ओके। अगर मैं आपको यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इसी बात को आप वहां पे रखिए कि हम यहाँ पर बच्चों आए हैं, तो आपको हम अच्छी बातें बता रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, कि आपको हम डांटेंगे तो अच्छा लगेगा? तो बच्चे बोलते नहीं, आप अच्छी बातें बोल रहे हैं तो अच्छा लगेगा। वैसे ही अगर आपको कोई गाली दे तो अच्छा लगेगा, कि गाली ना दे तो अच्छा लगेगा? गाली ना दे तो अच्छा लगेगा। आपकी कोई चुगली करे तो अच्छा लगेगा क्या, कि चुगली ना करे तो अच्छा लगेगा? चुगली ना करे तो अच्छा लगेगा, है ना। आपसे कोई झूठ बोले तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। आपके साथ कोई सच बोले तो अच्छा लगेगा। तो आपको सब चीजें जो पता है कि जो जो चीजें सही हैं, और आपको जो आप लगता है कि मेरे साथ ये व्यवहार होना चाहिए, तो आपको दूसरों के साथ भी वही व्यवहार करना है। तो इतनी सी बात हमको अपने व्यवहार के लिए रखना है। ठीक है। और जब हमारी सोच अच्छी होगी, जब हमारा चिंतन अच्छा होगा, और जब हम अपने व्यवहार को इस तरीके से बनाएंगे कि हम वही व्यवहार कर रहे हैं जो हमको अपने लिए पसंद है, तो हमारा चरित्र ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अच्छा बनता जाएगा। ठीक है। एक चरित्र के लिए एक स्वामी विवेकानंद जी की एक छोटी सी स्टोरी है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। कि स्वामी विवेकानंद जी जब भी बाहर विदेशों में जाते थे, तो उनका पहनावा आप सभी ने देखा है। पिछला हमने देखा कि वो कैसा पहनावा पहन करके जाते थे। एक बड़ा सा केसरिया कलर का जो वस्त्र है वो अपने शरीर पर लपेटते थे, धोती उनके नीचे होती थी, और एक केसरिया कलर का साफा अपने मस्तिष्क पर पहन करके जाते थे हर जगह पर, है ना। तो इसी वेशभूषा में उन्होंने अपने सारे लेक्चर्स दिए हैं विदेशों में भी। तो जब वो विदेशों में ऐसे लेक्चर देने के लिए जाते थे, तो वहां लोग उनसे कहते थे कि स्वामी जी, आप इतना सुंदर लेक्चर देते हैं, इतना प्रभावी वक्तव्य देते हैं, तो आप ऐसे कैसे वेशभूषा पहन करके आ जाते हैं? आपको तो मस्त कोट पैंट टाई पहन करके आना चाहिए, जिससे आप और सुंदर दिखेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी उनको एक ही आंसर में, एक ही लाइन में आंसर देते थे। क्या रहता था उनका आंसर? कि इन योर कंट्री टेलर्स मेक्स द मैन, कि आपके देश में जो दर्जी है वो आपको बनाता होगा, बट इन अवर कंट्री अवर कैरेक्टर मेक्स द मैन, लेकिन हमारे देश में हमारा जो चरित्र है वो हमको बनाता है। तो हम एक ऐसे देश से आते हैं, भारत माँ एक ऐसी भारत देश से आते हैं जहां पर हमारे ऋषि मुनियों ने अपने चरित्र से अपनी गौरव गाथा रची है ना। तो ऐसे चरित्र का निर्माण, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी जैसे, ऐसे भगत सिंह जैसे, ऐसे रानी लक्ष्मीबाई जैसे चरित्र का निर्माण इस देश से हुआ है। और ऐसे ही चरित्र से हम अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। तो ये चरित्र के निर्माण के बारे में हम बच्चों को ऐसा बताएं। आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार से व्यक्तित्व बनता है, और वही व्यक्तित्व के रूप में हम जाने जाते हैं। अगला जो बच्चों को बताना है वो ये बताना है कि आपको चरित्र पता चल गया, आप व्यवहार पता है, और अगर आपने अपने चिंतन के बारे में आप सजग हो, तो आपको एक ही चीज करना है। वो क्या? कि अपने जीवन लक्ष्य का निर्माण करना है, अपने जीवन लक्ष्य का निर्धारण करना है।
आप अपनी प्रतिभा को पहचानो, अपने स्किल को देखो कि आप किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, और अभी से उस चिंतन के पीछे लग जाओ, उस टारगेट के पीछे लग जाओ। नहीं तो क्या होता है, फिर से एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप आज अपन हो सके तो 2 ही स्लाइड को एक्सप्लेन कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। लक्ष्य के लिए आप सबसे अच्छा एग्जांपल उनको क्या देना, एक प्रैक्टिकल करके हम उन बच्चों को बता सकते हैं कि प्रैक्टिकल से कैसे हम समझ सकते हैं कि लक्ष्य कैसा होना चाहिए और लक्ष्य क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एक वॉलंटियर बच्चे को आप बुला लीजिएगा सामने, बच्चा सामने आएगा, उस बच्चे का नाम पूछ लीजिए, उस नाम के साथ में उसकी ताली बजवा दीजिए, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं। ठीक है, अब उस बच्चे को ये बोलना है कि बेटा आपको जो जो मैं कहूंगा आपको यहां से करना है। ठीक है, बच्चे को आपको इंस्ट्रक्शन देते चलना है और उसको वो फॉलो करना है। तो आप सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, बच्चे को बुलाएंगे, अपने पास में एक आप प्लास्टिक की चेयर रख लेंगे। ठीक है, कोई भी एक प्लास्टिक की चेयर आसपास से देख लीजिएगा और उसको आप अपने पास रख लीजिए, और बच्चे को बोलिए कि जाओ। बच्चा पूछेगा कहाँ जाऊं, मैं बोलूंगा नहीं बस आप जाओ, आपको जहां मन होता है वहां जाओ। तो बच्चा धीरे धीरे आपके सामने इधर उधर घूमने लगेगा। आप उसको किसी साइड अगर वो जा रहा है तो आप उस साइड उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, नहीं उधर नहीं जाना, उधर उधर आपको या फिर उधर आपको जाने के लिए रास्ता अच्छा नहीं है। ठीक है, वो उधर नहीं जाएगा, उसके बाद वो फिर से आपके सामने से कहीं और जाएगा, बोले आप उधर मत जाओ, उधर 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 उस साइड भी रास्ता ब्लॉक है, आप दूसरे साइड जाओ। ठीक है, वो रास्ते इसी तरीके से वो आपके आसपास घूमता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद उस बच्चे से पूछो कि बेटा आप बनना क्या चाहते हो। वो बच्चा आंसर देगा जो भी उसने सोचा होगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। जब वो आंसर देगा तो आप बोलिए उसको कि आप जो बनना चाहते हो ना, वो जो जगह है आप जहां बैठे थे वहां पर है, और आपको वहां पहुंचना है। ठीक है, तो वो बच्चा समझ गया कि उसको जाना कहाँ है। अब आप उसको बोलिएगा जाओ। अब जैसे ही वो उस जगह पे जाने लगे तो आप उसको बीच में आकर के रोकने की कोशिश करना, आप उसको चेयर लगा देना, उसके सामने प्लास्टिक की चेयर लगा देना, आप उसको रोकने की कोशिश करना अपने आप से। लेकिन वो जाने का डायरेक्शन उसका इधर उधर नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं से रास्ता बना करके वो अपनी उसी जहां पे जगह पर जब बैठा था वो उसी जगह पर जाके बैठ जाएगा, है ना। तो इस छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आप उसको क्या समझा दिए कि जब तक वो बच्चे को लक्ष्य पता नहीं था, जब तक उसको पता नहीं था कि कहाँ जाना है, तब तक वो मेरे कंट्रोल में था। मैं उसको जिधर बोल रहा था वो उधर जा रहा था, मैंने उसको कहा उधर मत जाओ, वो उधर नहीं गया। और मेरा कंट्रोल इसका मतलब क्या है, वो जब तक उसको लक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक वो आसपास के लोगों के कंट्रोल में रहेगा। फेसबुक, सोशल मीडिया, व्यसन, शराब, सिगरेट, ये सारी चीजें आसपास घेरने के लिए अवेलेबल है ना। ये सब चीजें उसको आराम से उसके मार्ग से विचलित कर देगी। और जैसे ही उसको पता चलेगा कि मेरा लक्ष्य क्या है, उसको कितनी भी बाधाएं आए, मैं उसको कितना भी रोकने की कोशिश करूं, वो अपने लक्ष्य की तरफ कैसे जाना है वो मार्ग को ढूंढ लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको लक्ष्य का महत्व बताएं कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, और लक्ष्य निर्धारण के लिए क्या करना है कि अभी आप अपने इंटरेस्ट को देखो कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आपकी स्किल्स क्या है, आप किस प्रतिभा में आप आगे बढ़ रहे हो, और इन सब चीजों का आकलन करते हुए आप अपने एक लक्ष्य को बना लो कि आपको बनना क्या है। ठीक है, तो ये हुआ इस लक्ष्य की महत्ता अपने जीवन में। भाई साहब थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, यदि उसको नहीं पता है कि क्या करना है तब कैसे बताए, समझाएं उसको कि क्या करना है फिर। जब उसको, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है या कोई भी हाँ, बच्चा है कि उसने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है कि उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो एक लक्ष्य अगर सामान्य प्रश्न बच्चे पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं बिल्कुल। जी। स्कूलों में तो नहीं आता, कॉलेजों में बहुत क्वेश्चंस आते हैं जी। बच्चे को अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, उसको पता नहीं है कि क्या करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छे गाइडेंस जो होते हैं वो टीचर्स होते हैं और पेरेंट्स होते हैं। आप तब तक उनका मार्गदर्शन लीजिए जब तक कि आपको अपने जीवन में लक्ष्य ना मिल जाए, क्योंकि एक तो पेरेंट्स आपकी प्रतिभा और स्किल को जानते हैं, और दूसरा आपके टीचर्स आपके बारे में सबसे अच्छे से जानते हैं कि वो आपको कहाँ ले जा सकते हैं, आपकी प्रतिभा क्या है ना। तो ये एक हो सकता है, ये मेरे हिसाब से आंसर है भैया। आंसर और भी हो सकते हैं, आप भी मेरे ख्याल से इसका एक अच्छा आंसर दे सकते हैं, तो बता दीजिएगा भैया जी, आपकी तरफ से कोई आंसर।
अभी नहीं, बाद में देखते हैं फिर। जी ठीक।